Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will discuss about the enzyme regulation. And in the enzyme regulation, we will particularly discuss about the two types of the enzyme regulation. One is the competitive inhibition and another is the non-competitive inhibition. हम जानते हैं कि एंजाइम्स किसी भी एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन को के रेट को अल्टर करते हैं, रिएक्शन को कैरी आउट कराएंगे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड वंस द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड द एंजाइम्स ऑल्सो रिवर्ट बैक टू दियर ओरिजिनल स्टेट फॉर एक्सेप्टिंग दी अनदर सबस्ट्रेट. तो इस तरह से एंजाइम्स जो है इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट बना देते हैं. जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो एंजाइम्स रिएक्शन रेट को अल्टर करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन को. तो रेगुलेशन जो होता है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उस चीज़ को हम एंजाइम रेगुलेशन बोलते हैं. अगर कोई एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली 50 प्रोडक्ट बनते हैं और एंजाइम डालने के बाद 150 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ओके, तो इस एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है. हो सकता है कोई इनहिबिटर डाल दिया जाए तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाए, अगेन जो है 70 या 80 प्रोडक्ट बने जबकि मैक्सिमम 150 प्रोडक्ट्स बन सकते थे. या इसको और इंक्रीज़ किया जा सकता है. हो सकता है आपका प्रमोटर डाल दिया जाए, प्रमोटर मॉलिक्यूल, जहाँ पे एंजाइम डालने के बाद 150 मॉलिक्यूल बन रहे थे उसके साथ अगर प्रमोटर और डाल दिया तो 200 मॉलिक्यूल्स बन जाए प्रोडक्ट के. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एंजाइम रेगुलेशन. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. Competitive inhibition is the inhibitory mechanism for the regulation of the enzymes. इसमें जो है एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट होगी. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स जितने भी बन रहे हैं एंजाइम डालने के बाद उतने प्रोडक्ट जो हैं वो आपके उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इनहिबिट करेगा कोई भी कॉम्पिटिटर. ठीक है, अब हम जानते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद इसका भी दो मेथड्स होते हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल. जब हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा था तो हमने वहाँ पढ़ा था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो सपोर्ट करता है लॉक एंड की मॉडल को. तो सपोज कोई भी एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट है. तो एक्टिव साइट पे बाइंडिंग के लिए सबस्ट्रेट के साथ, दिस इज द सबस्ट्रेट, एक इनहिबिटर और प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू द एक्टिव साइट. ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट के, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एग्जैक्ट शेप का जो सबस्ट्रेट होता है वही एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है. तो यहाँ पे बाइंडिंग अगर होगी एंजाइम के साथ तो बाइंडिंग के लिए दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग भी हो सकती है और इनहिबिटर की बाइंडिंग भी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन दी कॉम्प्लीमेंट्री शेप और द सिमिलर शेप लाइक दी सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन है बाइंडिंग करने के लिए ड्यू टू दियर शेप एंड अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल. तो इस चीज़ को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं. अगर इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. तो कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है? अगर एक सिंगल एंजाइम अवेलेबल है और एक सबस्ट्रेट और एक इनहिबिटर अवेलेबल है तो प्रोबेबिलिटी है कि इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है और सबस्ट्रेट भी. तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि इनहिबिटर बाइंड करे. तो किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सिस्टम में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे 50% प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी? सपोज देर आर 100 एंजाइम्स, ओके, एंड 50 आर सबस्ट्रेट, 50 आर इनहिबिटर्स. जहाँ पहले 100 सबस्ट्रेट्स ही होते हैं तो सारे के सारे एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 जो सबस्ट्रेट्स है 50 इनहिबिटर्स, तो 50 एंजाइम्स के साथ तो इनहिबिटर बाइंड करेंगे और 50 के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे. जनरली ऐसा बोलते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कह रहे हैं ना. होने को तो हो सकता है कि जो आपका जितने भी एंजाइम्स हैं सबके साथ ही क्या बाइंड कर जाए, इनहिबिटर बाइंड कर जाए. अगर 50 एंजाइम्स हैं, इस केस में नहीं, 100 वाले में नहीं, अगर 50 एंजाइम है, 50 सबस्ट्रेट और 50 इनहिबिटर है, तो इस केस में हो सकता है 50 सबस्ट्रेट ही बाइंड कर जाए या 50 इनहिबिटर्स भी. बट जनरली हम कहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो 50% डिक्रीज़ हो गई है इन केस ऑफ दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो जनरली MCQ क्वेश्चंस में भी यही पूछ लिया जाता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना % डिक्रीज़ होती है. तो वी विल आंसर दी 50%. एक एग्जांपल की बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के. एक रिएक्शन होती है सक्सिनेट क्रैब साइकिल में, चेंजेस इनटू द फ्यूमरेट. एंजाइम होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ओके, यहाँ पे FADH2 की फॉर्मेशन भी होती है.
ये जो डिहाइड्रोजनेशन होता है, 2 हाइड्रोजन FAD जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस एंजाइम का सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का जो आपका इनहिबिटर होता है, ओके, बट सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट। सक्सिनेट का इनहिबिटर होता है मेलोनेट। अगर मेलोनेट भी प्रेजेंट है तो ये जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी मेलोनेट की बाइंडिंग हो जाएगी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ, तो प्रोडक्ट यानी कि फ्यूमरेट नहीं बनेगा। तो सबस्ट्रेट हुआ हमारा सक्सिनेट और हमारा जो कॉम्पिटिटर हुआ वो हुआ मेलोनेट, यानी इनहिबिटर कॉम्पिटेंट क्या हुआ, मेलोनेट। तो मेलोनेट इज़ ए इनहिबिटरी कॉम्पिटेंट ऑफ द सक्सिनेट विच विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज नहीं होने देगा, इस एंजाइम के एक्शन को स्टॉप करेगा मेलोनेट अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।